वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार भोरा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लंबाई का मापन, जिसमें हमने इक्विपमेंट पढ़े और वहां से उसको रीडिंग करना सीखा, लेंथ की रीडिंग कैसे लेंगे। अब हम मास की बात करते हैं, यानी मास का मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। तो पहले हम द्रव्यमान को देख लेते हैं यानी मास को। तो मास यानी द्रव्यमान, और ये एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। मैटर यानी पदार्थ, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म मैटर की, जो कि डिपेंड नहीं करती ना तो टेम्परेचर पर ना ही प्रेशर पर, और स्पेस में कहीं रखा हुआ है तो उस पर भी डिपेंड नहीं करती, बट ये इफेक्टेड होती है फोर्स से यानी बल से। तो मास क्या हो गया? सिंपल, मास एक है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैं मास की बात करता हूं, द्रव्यमान की, तो इसमें मैं दो चीजें देखता हूं। एक तो होगा रेस्ट मास, लो इसमें एक जैसे रेस्ट मास देखता हूं। रेस्ट मास मतलब कि द्रव्यमान अगर वो विराम अवस्था में हो, अगर वो विराम अवस्था में हो, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी कोई बॉडी रहती है अभी, वो बॉडी एक दूसरे के रिलेटेड यानी सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब कि मेरे सापेक्ष कोई और मूव कर रहा है या किसी के सापेक्ष मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरा जितने भी मोशन है, मेरी जितने भी गति है, सब क्या है? रिलेटिव। और ये बताया था आइंस्टीन ने। तो मेरा मास है, मास भी रिलेटिव होता है। और मास रिलेटिव होता है मतलब जैसे कि ये मास है, तो ये मास डिपेंड जिस पे करेगा, जो मोस्टली डिपेंड करेगा, निर्भर, वो होगी वेलोसिटी यानी कि वेग। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस वेलोसिटी को 0 कर दिया जाए तो जो मेरा मास होगा वो होगा रेस्ट मास। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, बट अभी ये मेरे रेस्पेक्ट में, जैसे मास इसका m है, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में। मैं देख रहा हूं इसको रेस्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां से कुछ दूरी पर कोई चल रहा है, ऐसे मैं यहां चल रहा हूं, तो अब ये मोशन में है यानी पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अब मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में देखूं तो इसका और कोई मोशन होगा। अर्थ भी किसी के सापेक्ष गति कर रही है, और जिसके सापेक्ष वो गति कर रही है वो भी किसी के सापेक्ष गति कर रही है। मतलब हमें एक ओरिजिन नहीं पता है कि किस ओरिजिन के तहत मैं देख सकूं कि ये चीज रेस्ट में है या नहीं, और वो मैं देख भी नहीं सकता क्योंकि मुझे एक्चुअल ओरिजिन पता ही नहीं है इस यूनिवर्स का, जिससे कि मुझे पता लग सके कि कौन एक्चुअली रेस्ट में है, क्योंकि सब रिलेटिव मोशन में है, सब सापेक्ष गति के अंदर है। तो अगर वो गति 0 हो जाए, अगर वो गति क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको मैं बोल दूंगा रेस्ट मास। तो ये मेरा m0 अगर v = 0। वैसे आइंस्टीन का रिलेशन है, आइंस्टीन ने इसके ऊपर थ्योरी दी है रिलेटिविटी, उसमें इनका संबंध भी है कि ये चीज है, इससे संबंध रखती है। यानी जो मास है, जैसे मास मान लेता हूं मैं m है और रेस्ट मास मेरा m0 है, तो ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं। पहली बात तो ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? कांस्टेंट मतलब निश्चर, बदलता ही नहीं है कभी, कहीं भी रहो m0 कांस्टेंट रहेगा। बट ये जो चीज है ये डिपेंडेंट है किस पर? वेलोसिटी फैक्टर पर। और मैं बोल रहा हूं यहां पर वेलोसिटी मेरी 0 हो जाती है, इसका मतलब यहां पर सब ये जो भी कुछ है ये रिलेटिव मोशन में है, सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति का मतलब है कोई किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में गति कर रहा है।
अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, रुका हुआ, जैसे ये रुक गया, तो आप सबको लग रहा होगा रेस्ट में हूँ, बट मैं रेस्ट में नहीं हूँ। देखने का नजरिया बदलेगा, मेरा मोशन भी बदल जाएगा। ये अभी आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर, सापेक्ष गति। तो मेरा मेन ये है कि रेस्ट मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट नहीं होता। ये कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, बिकॉज ये वेलोसिटी फैक्टर यानी वेग पर फुल्ली डिपेंडेंट होता है। और जितना वेग बढ़ता हुआ जाएगा, मास भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ये आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन की थ्योरी है। तो ये मेरा मास है, वो इंक्रीज होगा अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अभी मुझे एक्चुअल मास भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि मुझे वो वेलोसिटी नहीं पता। पहले मुझे वेलोसिटी फिक्स करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि मैंने रेफरेंस लिया, रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश, निर्देशक। निर्देशक मतलब किसके सापेक्ष। जैसे मान लो मैं अभी कैमरे के सामने हूं, तो इस कैमरे के सापेक्ष ले लेता हूं, तो मुझे इसके सापेक्ष मेरा मोशन डिफाइन किया, मेरी गति डिफाइन की। अगर मान लो मैं पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अपना मोशन डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं पृथ्वी रेस्ट में है, यानी पृथ्वी यानी ग्राउंड, हमारा ग्राउंड, अपने आप को रेस्ट में मानते हैं। तो अगर मैं किसी ग्राउंड पर एक पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, तो मैं रेस्ट में हूं। किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में। अगर वही चंद्रमा से कोई इंसान हमको देख रहा है, तो मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं मोशन में हूं। तो अगर इस वेलोसिटी यानी इस सापेक्ष, इसको वेग नहीं, मैं सापेक्ष वेग बोलूं तो अच्छा है, अगर ये सापेक्ष वेग कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये मेरा मास वेरी करेगा। वेरी का मतलब बदलेगा। समझ में आ रही चीज? तो मेन क्या है, मेन जो रिजल्ट है वो ये है कि रेस्ट मास कांस्टेंट होता है, ये मास कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो हमने मास को देखा, रेस्ट मास को देखा, रिजल्ट क्या आया आपके सामने था। अब मैं बात करता हूं मास के साथ, क्योंकि जब अगर ये मास अंडर ग्रेविटी हो, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी एक होता है त्वरण टाइप, जिसको मैं बोलता हूं गुरुत्व त्वरण। तो अंडर ग्रेविटी, अब अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि देखो पृथ्वी पर एक त्वरण यानी एक त्वरण हर बॉडी पर जरूर काम करता है, यानी एक फोर्स है, वो फोर्स हमें नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। और यह है पृथ्वी की बात। और हर प्लेनेट का जी अलग अलग होगा, क्योंकि हर प्लेनेट का मास भी अलग अलग होता है, क्योंकि जी है वो मास पे डिपेंड करती है। तो जैसे मान लो कि अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि मैं अभी मेरी पृथ्वी की बात करता हूं, मैं पृथ्वी पर ही रह रहा हूं, तो अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उस केस में जो ये मास है उस ग्रेविटी के साथ इफेक्टेड होके वेट बनाता है। वेट का मतलब भार। जैसे कि ये मेरा अर्थ है, इस अर्थ में ये एनवायरनमेंट ग्रेविटी का है, मान लो यहां जी ग्रेविटी है, इससे ऊपर यहां तक इसका मोशन है और नीचे। तो अगर मान लो कोई बॉडी यहां पर है, यहां पर कोई फील्ड नहीं है, इस टाइम इसका मास अगर m है, यहां पर इसका मास m है, तो यहां पर वेट मेरा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जी काम ही नहीं कर रहा है। और अगर जब ये इस फील्ड के अंदर आएगा, जैसे मान लो यहां आएगा, तो मेरा वेट कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद ये नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा और यहां आएगा, फिर भी वेट मेरा कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब इस फील्ड के अंदर ही मेरा भार है। ये फील्ड चेंज हो जाएगा, ये फील्ड अगर चेंज, जैसे चंद्रमा की बात करता हूं, मून की, तो वहां पर जी अलग होगा, क्योंकि मून का जो मास है वो अलग है, उसका फील्ड है वो अलग है, बॉडी वही होगी, वेट अलग हो जाएगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है। और मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, तो अर्थ की बात करता हूं तो उस टाइम ग्रेविटी होती है G = 9.8 और त्वरण का मात्रक
पढ़ा चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, इसका अप्रोक्सीमेट मैं 10 मान लेता हूं कैलकुलेशन के लिए। तो मेरा भार है वो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, भार के लिए क्या चाहिए, मास, क्योंकि ये मास अगर इस फील्ड में आएगा तो वेट बन जाएगा। तो W का फॉर्मूला क्या हो गया, W इक्वल टू mg, और ये क्या होता है, फोर्स होता है, यानी बल ही होता है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन। ये सब देखो कितना काम आ रहे हैं, हमने पीछे पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटी कितनी काम आ रही, पता है हमें न्यूटन होती है। इसकी सीजीएस क्या होगी, डाइन होगी। बेसिक में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा। एम का किलोग्राम, ग्रेविटी यानी त्वरण, त्वरण यानी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसके बराबर। आदत हो जाएगी धीरे धीरे, बस वो पीछे वाला कवर कर लेना अच्छे से। तो W इक्वल टू एम जी, तो W डिपेंड कर रहा है M पर और G पर। तो मैं तो M बोल रहा हूं एज ए कांस्टेंट, बट मैंने आपको अभी बताया कि M कांस्टेंट नहीं होता है। M के अंदर अगर M की कंडीशन हो कि वो उसकी सापेक्ष गति यानी उसका वेग ही 0 हो तो वो कांस्टेंट है, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब मैं बात करता हूं G की। तो ग्रेविटी भी अलग अलग होती है हर प्लेस पर, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि G है, इस सरफेस से अगर नीचे जाऊंगा तो भी इफ पे इफेक्ट पड़ता है, वेरिएशन होता है, और अगर इससे ऊपर जाऊंगा तो भी वेरिएशन होता है। तो भाई G में वेरिएशन हो रहा है तो वेट में भी वेरिएशन होगा, यानी W इक्वल टू एम इंटू जी। तो भार भी मेरा परिवर्तित होता रहता है। अब भार अगर परिवर्तित हो रहा है तो जैसे कि मान लो G मेरा कहीं 0 हो गया तो W मेरा 0 हो जाएगा 100%। बट ये जरूरी नहीं है कि मास मेरा 0 हो। तो लो जी, एक अंतर तो मिल गया कि भार मेरा 0 हो सकता है बट मास 0 नहीं हो सकता। भार मेरा 0 हो सकता है पर मास मेरा 0 नहीं हो सकता। हमें मिटा देता हूं, फिर देखते हैं। मैंने बताया भार के बारे में, तो भार यानी वेट, WEIGHT यानी M इंटू जी, और ग्रेविटी की वैल्यू थी ये 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इन केस ऑफ अर्थ। और अर्थ की भी मैं सरफेस की बात करूं तो अच्छा है, अर्थ का सरफेस जहां पे मैं खड़ा हूं ये सरफेस। अगर हाइट पे जाऊंगा तो जी वेरी करेगा, अप डाउन देखते हैं कैसे आएगा नहीं आएगा। और जब मैं अंदर जाऊंगा, अंदर की तरफ जाऊंगा तो भी जी वेरी करेगा। और अर्थ के सेंटर पर, जैसे अर्थ है इसके सेंटर पर जी मेरा 0 हो जाएगा, तो जी 0 तो भार भी मेरा 0। तो अगर कोई कहे कि यहां से मेरे को क्रॉस करना है, यहां से मैं एक गड्ढा खोदूं, यहां से नीचे जाऊं, नीचे निकल जाऊं, हो ही नहीं सकता। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, वेट 0, तो फिर मैं नीचे कैसे ट्रेवल करूंगा। तो भार यानी वेट इक्वल टू एम जी। अब एक और मास होता है मेरे पास, तो ये तो हो गया W इक्वल टू एम जी, भार की बात। और मैंने दोनों में अंतर बताया कि वेट कैन बी 0, कैन यानी हो सकता है 0, बट मास 0 नहीं होगा। बट फिर भी हमारे पास ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास 0 होता है, जिनका मास 0 होता है। जैसे फोटोन, लाइट आती है सूरज से, जो लाइट आती है, अगर मान लो उसमें होता है फोटोन, तो लाइट की बात करता हूं, वो पार्टिकल, जैसे लाइट के अंदर होता है पार्टिकल फोटोन। फोटोन को हिंदी में फोटोन ही बोलते हैं, या क्वांटा। तो इस फोटोन का मास होता है 0। जो भी लाइट आ रही है उसमें फोटोन होते हैं, फोटोन का मास होता है 0। अब आप कहोगे सर 0 कैसे, कि अगर मान लो लाइट में जो पार्टिकल है उसका मास अगर चिन्ना सा भी होता, चिन्ना सा मतलब बिल्कुल स्मॉल भी होता, तो सारे तो वैसे ही मर जाते। अगर मान लो मेरे पास छोटे से छोटे पार्टिकल की बौछार हो रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस फोटोन की वेलोसिटी होती है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से अगर मान लो एक छोटा सा कण भी आया तो मेरा क्या हाल करेगा,
तो लाइट में फोटोन होता है बट उसका मास 0 होता है, तो पार्टिकल हो और मास भी 0 हो सकता है। और इसका मतलब यह हुआ कि किसी का मास 0 हो तो वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं रहता हूं 3D में, मैं रहता हूं 3D मतलब 3 डायमेंशन में, एक्स वाई और जेड, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई। बट जब विजिबल नहीं होगा m इक्वल टू 0, तो अगर मान लो ये पेन है, ये पेन है अभी आपके सामने, इस पेन का अचानक से मास 0 हो जाए तो ये इनविजिबल है, दिख ही नहीं रहा, बट हो सकता है वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे फोटोन प्रेजेंट है बट विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 3D है और 3D वाला 3D को ही देख सकता है, क्योंकि इसके पास 3 एक्सिस है देखने के लिए। अच्छा जी, तो पार्टिकल होता है m इक्वल टू 0 हो भी सकता है, और वेट मेरा कैन बी 0। अच्छा, अब इसमें ये जो मास है, इस मास को मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास यानी कि गुरुत्वीय द्रव्यमान। लो जी, एक तो द्रव्यमान ही हो गया, और एक होता है दूसरा द्रव्यमान होता है इनर्शियल मास, यानी कि इनर्शियल को बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दोनों ही, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो अभी मैं देखता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बताया अभी 2 मास, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल और इनर्शियल, दोनों में फर्क बताता हूं पहले मैं। मास एक ही बॉडी, जैसे मान लो एक ही बॉडी m, दोनों में कांस्टेंट, यानी एक बॉडी जिसका मास है m, अगर वो ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये अगर अंडर द ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के अंदर है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के अंदर है, तो ये बनाएगी भार, यानी W इक्वल टू mg, और उस केस में ये मास कहलाएगा ग्रेविटेशनल मास। लो जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना, कि अगर मान लो कोई मास है, जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं अंडर द ग्रेविटी हूं तो मेरा जो मास होगा वो ग्रेविटेशनल मास होगा। और इनर्शियल की बात करता हूं, इनर्शियल में एक वर्ड छुपा हुआ है, इनर्शिया, जड़त्व, गैलीलियो ने दिया था। तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इसमें न्यूटन के लॉ होते हैं, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma, ये तो फॉर्मूला पढ़ा दिया ना मैंने, पीछे हो चुका है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma, तो वो अगर वैलिड होता है किसी भी फ्रेम के अंदर तो वो इनर्शिया है, और अगर ये वैलिड नहीं होता वो नॉन इनर्शियल है। जड़त्व और अजड़त्व का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वो जड़त्व में है, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह अजड़त्व में है। विद एग्जांपल हम जब आएगा टॉपिक तब देखेंगे, बट अभी बात करता हूं इनर्शिया के अंदर। इनर्शिया में काम करता है ये त्वरण, तो इसको मैं बोलता हूं सिंपल त्वरण। जैसे कि मान लो मैं अब चल रहा हूं, इसमें अंडर ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी है, मैं चल रहा हूं सिंपल, इसका मतलब कि मेरा वेग है और वेग के साथ क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इस केस में मेरा F इक्वल टू होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, और जब इसके इफेक्ट में अगर ये मास हो तो इस मास को मैं बोलूंगा इनर्शियल मास। लो जी, दोनों सिंपल है। अगर अंडर ड्यू टू ग्रेविटी कोई मास है तो ग्रेविटेशनल मास, और अगर कोई ऐसे ही मैं जैसे चल रहा हूं, कोई गाड़ी है तेजी से दौड़ रही है और उसका मान लो एक्सेलरेशन 60 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कि वो इसके अंडर है और उसमें जो मास होगा वो इनर्शियल मास होगा। बट जो दोनों चीजें अलग अलग हैं
बट जब दोनों की कैलकुलेशन की बात आती है तो दोनों ही मास इक्वली पाए जाते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, मतलब वैल्यू में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट दोनों चीजें अलग अलग हैं। मास के बारे में पढ़ा, अच्छा टॉपिक था। तो ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इनर्शियल मास क्या होता है। दूसरा, अगर इसका मेजरमेंट करना हो तो इस मास का मेजरमेंट करना हो तो जैसे मान लो ये बॉडी है, इसको मैंने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप जैसे फ्री बॉडी यानी फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब कुछ नहीं, सीधा छोड़ दो ऊपर से, अर्थ के ऊपर मैंने इसको ड्रॉप किया, तो अंडर ड्यू टू ग्रेविटी था, गुरुत्वीय त्वरण के अंडर ही था, तो उस केस में यहां पर जो फोर्स होगा वो होगा W = mg। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके मैं इस मास को कैलकुलेट कर सकता हूं। और अगर ये वाला केस हो, जैसे कोई चल रहा हो, तो उस केस में मैं F = ma फॉर्मूला यानी न्यूटन सेकंड लॉ से तो इसको प्राप्त कर सकता हूं, इस मास को, और न्यूटन के ग्रेविटेशनल थ्योरी से, ग्रेविटेशनल थ्योरी आगे चैप्टर आएगा, उस थ्योरी से मैं ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर सकता हूं। सिंपल। तो मास मेरा हो गया, रेस्ट मास हो गया, रेस्ट मास मैंने बता दिया, बाकी बाद में आएगा, एडवांस लेवल पर होता है। बेसिक लेवल पर आपको इतनी मास 0 फोटोन का होता है, और भी काफी पार्टिकल का मास नियरली 0 हो सकता है, ठीक है। दूसरा, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी ज्यादा बढ़ती रहेगी तो मास भी बढ़ेगा। अब बाकी हम देखते हैं अभी। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। तो मेजरमेंट ऑफ मास मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ मास सिंपल है, क्लासिकल वर्ल्ड पे तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे, दुकान पे जाओ, ग्रोसरी की दुकान, परचूनी की दुकान, तोल के दे देता है फटाफट। वेइंग बैलेंस होते हैं उनके पास, वेइंग मशीन होती है। कभी सिलेंडर तुलवाना हो, कोई बड़ी बड़ी रद्दी वाला आता है तो उसके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग टाइप होता है स्प्रिंग बैलेंस, तो उस पर उसको हुक में लगा के वहां से भी वो कैलकुलेट कर सकता है। बट यहां पर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो मैं मेजरमेंट ऑफ मास करता हूं क्लासिकल वर्ल्ड में, क्लासिकल वर्ल्ड मतलब मेरे आसपास इस पृथ्वी पर होने वाला। तो एक क्लासिकल वर्ल्ड में जो मेजर करना होता है उसके लिए सिंपल वेइंग बैलेंस होता है, बैलेंस यानी कि तुला टाइप मान लो। और कई प्रोफेशनल होती है, अब तो डिजिटल आ गया, पहले तुला होती थी तराजू, एक साइड वेट रखता था, दूसरी साइड उसको बैलेंस कर लेता था, बैलेंस करते ही बता देता था इसका वेट ये है, उसका वेट बोलता था, मैं मास नहीं निकालता। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेइंग बैलेंस था, स्प्रिंग बैलेंस है, तो आजकल तो डिजिटल आ गए, और डिजिटल जो बैलेंस होते हैं वो डिपेंड, वो किस पर, डिजिटल जो बैलेंस होंगे, डिजिटल बैलेंस करने वाले। जैसे मान लो मशीनें आ गई आजकल, तो वो डिजिटली काम करती है, तो उसमें जब मैं खड़ा होऊंगा तो खड़े होते मेरा वेट बता देता है। वो कैसे बताता है, वो काम करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर, ये भी आगे आएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल मतलब जितना, मान लो मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, बल लगाया, तो वो बोर्ड भी मेरे पे बल लगा रहा है। तो मैंने इस पे जैसे ये बल लगा दिया तो ये मेरे पे बल वापस लगा रहा है, तो उसको मैं बोलता हूं क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो डिजिटल लेवल पर क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस वेइंग मशीन पर मैंने किसी को वेट रखा, तो ये वेट क्या लगाएगा नीचे की तरफ, W = mg। अभी बता चुका हूं मैं, क्योंकि कोई भी मास, जैसे मास है इसका, इसको मैं इस किसी सरफेस पर रखूंगा तो अंडर ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, नीचे की तरफ एक मास लेगा W = mg। और ये वेइंग मशीन है, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसके ऊपर भी एक उल्टा फोर्स लगाएगा, वो भी कितना होगा, mg। तो ये रीडिंग बताता है, जो हमें डिजिट में लिखा हुआ मिलता है 70 किलो, 80 किलो नहीं, न्यूटन में होता है वो, 70 न्यूटन, 80 न्यूटन। तो जितना मैं नीचे लगाऊंगा उतना ही मेरे को ऊपर लगाएगा। तो अगर मान लो इसने लगाया 50 न्यूटन, तो ये भी 50 न्यूटन लगाएगा। अब मास कैसे मेजर करें, तो मास W = mg, तो मास मेरा क्या हो जाएगा,
भाई वेट डिवाइड बाई जी, तो m इक्वल टू वेट कितना है 50, g मेरा अप्रोक्सीमेट 10 है, वैसे 9.8 है, तो 10 का डिवाइड, तो मेरा 5 kg द्रव्यमान हो गया, 5 kg द्रव्यमान हो गया। सिंपली मेजर कर सकते हैं डिजिटल से। वेइंग बैलेंस में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब जैसे एक डंडी हुई, यहाँ पर एक पेन होगा, यहाँ पर एक पेन होगा, यहाँ पर मैं वेट रखूंगा, यहाँ पर कोई बॉडी रहेगी, उसको मैं बैलेंस कर दूंगा, ये स्टिक होगी, स्टिक ऐसी रहनी चाहिए। तो ये तो वेइंग बैलेंस होते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप होती है अंदर यहाँ, और यहाँ पर एक हुक लगा हुआ होता है। इसमें अगर मैं कोई मास को अगर हैंग कर देता हूं तो एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब स्प्रिंग खींचेगी, और जितना स्प्रिंग खींचेगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितना वेट नीचे लगा हुआ है। और स्प्रिंग, ये वाला भी टॉपिक आएगा पीछे, आगे आएगा, उसमें स्प्रिंग में बताएंगे स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है। बट ये है कि जितनी खींचेगी उतना ही ये वेट माना जाएगा। अभी तक ये, तो मैंने आपको मेजरमेंट करने के तरीके बताए क्लासिकल वर्ल्ड में। तो वेइंग बैलेंस ऐसे कर सकते हैं तुलना की फॉर्म में, न्यूटन थर्ड लॉ, इससे वेइंग बैलेंस जो आजकल डिजिटल आ गए, और स्प्रिंग बैलेंस तो स्प्रिंग से ऐसे कर देते हैं। क्लियर। तो मेजरमेंट मास बिल्कुल सिंपल है क्लासिकल पर। अब मैं बात करता हूं एटॉमिक लेवल पर। तो अब क्वांटम लेवल पर, तो क्वांटम लेवल यानी कि जहां हमें एटम या मॉलिक्यूल का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इनका सब मास निकालना है, तो इनके मेजरमेंट के तरीके तो अभी आपके बेसिक में है नहीं। बट जब मैं यूनिट की बात करता हूं, मात्रक की, तो क्वांटम लेवल पर सफिशिएंट नहीं होता है किलोग्राम सफिशिएंट नहीं होता है। तो एक अदर यूनिट बनाई गई जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु मास यानी सन्निहिति, वैसे द्रव्यमान होता है सन्निहिति और द्रव्यमान में भी डिफरेंस, और यूनिट मात्रक। इसको AMU भी लिखते हैं या फिर सिंपली U लिख देते हैं। और जो 1 AMU, अगर मैं इसको केजी से कंपेयर करूं, इसमें किलो कितना होगा। अब देख लो, किलो तो कहां काम आता है, क्लासिकल वर्ल्ड पे। थोड़ा बहुत तो आपको पता लग रहा है कि किलोग्राम है वो क्लासिकल वर्ल्ड में काम आता है। अगर मैं क्वांटम लेवल पे जाऊंगा तो चीजें और छोटी होती जाएंगी, तो किलोग्राम के रेस्पेक्ट में वो यूनिट बहुत छोटी रहेगी। तो किलोग्राम की जो भी आएगी वो 10 पावर माइनस में आएगी। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 21 kg। तो ये मेरी एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 21 kg। और जो मेरा 1 जो AMU, ये होता क्या है, ये एक्चुअली एक कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है। न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, कुछ भी, अभी ये देख लो 6 ही हो गया। तो ये कोई आइसोटोप है। आइसोटोप तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स। तो आइसोटोप का मतलब होता है कि ये मेरा फिक्स हो, ये मेरा क्या हो, फिक्स हो, और ये जो चीज़ है ये बदलती रहे। सिंपली वे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है मेरा फिक्स हो और ये मेरा बदलता रहे। तो अगर मान लो जैसे C6 ये, और ये 13 हो और ये 7 हो, तो ये भी कार्बन ही है। तो बट ये इसके आइसोटोप है कार्बन के। कार्बन, तो कार्बन का एक आइसोटोप है C612। इसका 1/12 पार्ट यानी डिवीजन, यानी 1/12वां हिस्सा इसके मास का। और इस पूरे एटम में क्या क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे, नाभिक के अंदर। तो इन सब का यानी इस पूरे एटम का 1/12वां भाग को AMU कहते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं।
तो समझ में आया, एटॉमिक लेवल यानी क्वांटम लेवल पर किलोग्राम सफिशिएंट नहीं है, इसको यूज लेते हैं। बाकी इसको मेजरमेंट करने का मास स्पेक्ट्रोग्राफी आती है, वो आगे कभी एडवांस लेवल पर आएगी, वहां से इसको मेजर कर सकते हैं। बट अभी तुम्हारा क्लासिकल लेवल पर मास को मेजर करना था, वो मैंने आपको बता दिया, वो कौन कौन से मास है वो सब क्लियर मैंने कर दिया। और अगर मैं बात करूं एस्ट्रो लेवल पर, तो एस्ट्रो लेवल पर अगर मास आपको मेजर करना है, एस्ट्रो मतलब ब्रह्मांड ये, तो वहां पर आपका न्यूटन नाम है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ काम करता है, ग्रेविटेशनल लॉ। और ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी बॉडी है वो आपस में एक फोर्स लगाती है, यानी आकर्षण बल होता है उनके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स। और वो जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहां से इसने उस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मैं बता चुका हूं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर मान लो ये कोई दो बॉडी हैं, इन दोनों के बॉडी के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों के मास m1 और m2 हैं, तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस रूल से यानी इस लॉ से, इस नियम से एस्ट्रो लेवल पर मैं मास निकाल सकता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? तो मास का मेजरमेंट, कौन कौन से मासेज होते हैं, द्रव्यमान कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उसको निकाल सकते हैं, वो सब मैंने आपको डीपली बता दिया, जितना बेसिक लेवल पर होता है, जितना आपको जानकारी होनी चाहिए। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरर के बारे में। मेजरमेंट का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है एरर, यानी त्रुटि। तो वो तो कल बताएंगे ना, अभी लेक्चर खत्म हो चुके हैं ये वाला। तो यहां हमने मास ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास क्लियर कर चुके हैं।